कर्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने बहुत ही सुहावना रहता है, जो कि सैलानियों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है। जितना यहाँ का मौसम सुहावना है, उतना ही यहाँ पर होने वाली हॉन्टेड घटनाएं जो कि लोगों को हमेशा दहशत में रखती है। कर्सियांग में दो जगह है। एक है विक्टोरिया बॉयज स्कूल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी उसमें से लड़कों के खेलने चलने की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के साथ ही सटा हुआ एक जंगल है, डाउ हिल जंगल। यहाँ पर कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ भी हुई है, जिसका कारण आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में ही कई राजों से सिमटे हुए हैं। ये जंगल इतना घना है कि आप दिन में भी रात का अनुभव कर सकते हो। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका कि सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउ हिल के बारे में पता चलता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसका काम है हॉन्टेड जगहों पर जाना, वहाँ की रिसर्च करना और लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में बताना कि वो हॉन्टेड है या नहीं है। फिर वो अपनी रिसर्च को सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। एनी को जब डाउ हिल के बारे में पता चलता है कि ये काफी हॉन्टेड है, तो इसकी रिसर्च करने के लिए वो इंडिया में आ जाती है। एनी जब डाउ हिल पहुंचती है तो इन हॉन्टेड जगहों के बारे में रिसर्च करने के लिए वो लोकल लोगों के साथ बातचीत करती है। एनी नोटिस करती है कि जब भी वो लोकल लोगों से इसके बारे में पूछताछ करती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी भी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और उसे यहाँ से वापस जाने को बोलता है। एनी अब होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंचने के बाद एनी तय करती है वो रात के समय में इसकी छानबीन करने के लिए जंगल में जाएगी। रात के समय एनी निकल पड़ती है अपना कैमरा साथ में लेकर, ताकि जो भी घटनाएं हो वो उसे अपने कैमरे में कैद कर सके। अचानक ठंड बढ़ने लगती है। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ती है। एनी को लगा शायद रास्ते में कोई पत्थर या लकड़ी होगी जिससे वो टकरा गई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चले गए, जैसे कि किसी ने खींच लिया हो उन पैरों को जंगल के अंदर। ये सब देखकर अब एनी को डर लगने लगा, लेकिन उसकी छानबीन अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह वो हिम्मत जुटाकर डेथ रोड पर आगे बढ़ी। एनी जंगल में काफी आगे तक निकल गई। चलते चलते उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसके कानों में पीछे से आवाज आई, एनी वापस चली जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी, उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच में से दो लाल आंखें उसे लगातार देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, अलग अलग तरह की आवाजें। किसी तरह एनी बच बचाकर उस डेथ रोड से बाहर निकली और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि ये सब उसने कैमरे में कैद कर लिया है। होटल के कमरे में पहुंचकर एनी ने कैमरे को टेबल पर रखा और जाकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने सर कटा भूत खड़ा था, जिसके हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने उसका कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी डर गई, डर के मारे बेहोश हो गई
सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब उसने होटल वालों को पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ है, तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई और किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल में होने वाली घटनाएं एक रहस्य ही है। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी उसको नई नई जगहों पर भेजती रहती है काम के लिए, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। इस बार उसको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उसने अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फबारी पड़ रही थी। वो लोग वहां पर पहुंच चुके थे जहां पर उनका रहने का इंतजाम था। उस घर तक पहुंचने के लिए उसको काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव के एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों काफी थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बजे वो घर पर पहुंचे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम कर ही रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी अब घर पर अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर पे बैठ के कैसे वक्त बिताए। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए और इस नई जगह को देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी। वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जैसे ही अपने घर का गेट खोला, वैसे ही वो देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो अपने घर से बाहर निकली, उसको वो बच्चा खंबे के पीछे खड़ा फिर से मिला। वो लड़का उसको घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्या बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। वो बच्चा खंबे के पीछे खड़ा होकर उसे निहारता रहता था। एक दिन रविवार की रात थी। दोनों घर पर ही थे। उस रात काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। इतना खराब था कि अगर कोई बाहर चला जाए तो उसकी मौत हो जाए। इसलिए वो दोनों अपने घर पर ही थे। अचानक दरवाजा किसी ने फिर से खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब था। तभी फिर से किसी ने दरवाजा दोबारा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज काफी साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनी ने जोर से बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। ये आवाज किसी बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी।
उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा होता है। विनी की पत्नी ने कहा कि हमें इसे अंदर लाना चाहिए। वो भागती हुई अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी दरवाजा खोलने के लिए। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनी की पत्नी मिलकर आई थी। विनी की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनी की पत्नी ने उसे कहा कि अभी मेरे घर के बाहर से एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस पड़ोस वाली औरत ने कहा कि आप दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है, दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो क्या असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन वो भागकर अपनी पड़ोसन के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन एक पहाड़ टूटकर उसके घर के ऊपर गिर गया और उसका सारा परिवार मारा गया। बस वही एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फबारी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटा कर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। अगली सुबह उस बच्ची की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी जब कभी जोरों से बर्फ और आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। वो वहां पर 1 महीने तक रहे। तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन विनी का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए। पर विनी की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे हर रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। क्या वही बच्चा था जो आत्मा था जो उससे हर रोज मिलता था? हमारी आज की कहानी है इंसान की इच्छाओं के बारे में। अगर वो पूरी ना हो या किसी वजह से पूरी ना हो पाए तो कैसे इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस दुनिया से इस दुनिया में अपने मरने के बाद वापस आता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। हमारी आज की कहानी भी इसी इच्छाओं के आसपास घूमती है। ये कहानी है 80 से 90 के टाइम की, जब आज की तरह सबके पास मोबाइल फोन नहीं थे और अगर किसी को फोटो लेनी होती थी तो उसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता था या उसके पास जाना पड़ता था। इतनी सुविधाएं नहीं थी उस टाइम पे। हमारी आज की कहानी भी इसी के आसपास ही घूमती है। ये कहानी है दीपक की। दीपक गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क था। नौकरी के साथ साथ उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। अपने फ्री टाइम में वो यही काम करता था। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह फोटो खींचता था और उसकी खींची गई फोटो सबको बहुत पसंद आती थी। एक बार ऑफिस में दीपक का कुलीग रवि, जो कि उससे काफी सीनियर था, उसने उसको अपने घर बुलाया और उसने फोटोग्राफी कराने की इच्छा जाहिर की। दीपक संडे के दिन रवि के घर पहुंच गया उसकी फैमिली की फोटो लेने के लिए। उसकी फैमिली में उसके भाई भाभी और उसकी पत्नी थी जिनकी फोटो लेनी थी। सभी लोग बरामदा में इकट्ठे हो गए फोटो लेने के लिए। उसने फोटो ली और कहा कि कल तक आपको फोटो मिल जाएगी। अगले दिन ऑफिस में दीपक के पास डेवलप की हुई फोटो पहुंच गई। जब उसने फोटोग्राफ देखी तो वो हैरान रह गया कि उसने तो 2 औरतों की तस्वीर ली थी, ये तीसरी औरत कहाँ से आ गई।
जो कि बहुत ही सुंदर थी और 22-23 साल की उम्र की थी। फिर उसने ये तस्वीर रवि को दिखाई। तो रवि ने जब ये तस्वीर देखी तो मानो उसके होश उड़ गए हो, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो काफी देर तक ऐसे ही सुन खड़ा रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दीपक ने रवि से पूछा कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। पहले तो वो काफी देर तक सुन खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो बोला, ये तस्वीर उसकी पहली पत्नी की है, जो कि 8 साल पहले मर चुकी है। वो इस तस्वीर में कैसे आई? ये सुनकर दीपक के होश उड़ गए। वहां पे सन्नाटा ही छा गया। रवि ने दीपक को बताया कि 8 साल पहले उसकी पत्नी की काफी इच्छा थी कि वो एक बार फोटोग्राफ करवा ले, क्योंकि उसको लगता था कि शायद वो जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन रवि ने कभी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और हमेशा काम में अपने व्यस्त रहता था और कई कई दिन घर से बाहर रहता था। एक दिन उसको खबर मिली कि उसकी पत्नी की काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी है। वो जल्दी से घर पे पहुंचा, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया। 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। शायद उसकी अधूरी इच्छा तस्वीर खिंचवाने की थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन उसने फिर दोबारा फोटोग्राफ डेवलप करवाए। इस बार फोटोग्राफ में 3 की जगह 2 औरतें ही थी। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कई बार इंसान की अधूरी इच्छा अगर पूरी ना हो पाए तो कैसे वो इस दुनिया में खींचा चला आता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।